जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए, तीसरा चैप्टर में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। तो चलिए आज इसका अध्ययन करते हैं। वे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं प्रमुख सूक्ष्म जीव। प्रमुख सूक्ष्म जीव में पहला है वायरॉइड। वायरॉइड में देखेंगे तो सर्वप्रथम वायरॉइड की खोज अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने किया था। याद रखेंगे, वायरॉइड की खोज थियोडोर डायनर ने किया था। वायरॉइड केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायरॉइड केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायरॉइड विषाणु से भी छोटे होते हैं। वायरॉइड विषाणु से भी छोटे होते हैं। यह विषाणु के 1,000वें भाग के बराबर होता है। वायरॉइड में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही मौजूद रहता है। वायरॉइड में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही रहता है। वायरॉइड केवल परपोषी यानी होस्ट के शरीर से ही वृद्धि कर सकता है तथा यह पौधों में कई प्रकार के रोगों को फैलाता है। आगे है वायरॉइड केवल पौधों में पाए जाते हैं। वायरॉइड केवल पौधों में पाए जाते हैं। अगला सूक्ष्मजीव है प्रियॉन। प्रियॉन के बारे में देखते हैं। यह एक असामान्य प्रकार के सूक्ष्मजीव जो केवल प्रोटीन के अणु का बना होता है। प्रियॉन एक असामान्य प्रकार के सूक्ष्मजीव है जो केवल प्रोटीन के अणु का बना होता है। प्रियॉन का व्यास मात्र 4 से 5 नैनोमीटर होता है। इसका निर्माण केवल मस्तिष्क कोशिका में होती है। प्रियॉन के कारण बकरी और भेड़ में एस्करोपी नामक रोग होता है, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। आगे देखते हैं। प्रियॉन के कारण मनुष्य में क्रोयूटिल सेल्फ याकोब रोग होता है। इस रोग में मनुष्य की याददाश्त की कमी या फिर पागलपन हो सकता है। आगे देखते हैं वायरस के बारे में देखेंगे। वायरस यानी कि विषाणु। लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है विष। वायरस का अर्थ होता है विष। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने किया था। वायरस की खोज किसने किया? आइवानोवस्की। विषाणु की खोज आइवानोवस्की ने वायरस की खोज की है। एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था। इवानोवस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था तथा उस वायरस का नाम उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस यानी TMV रखा। टोबैको मोजाइक वायरस TMV। विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो RNA या DNA के रूप में होता है। पौधों तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड RNA होता है। RNA का होता है, जबकि अन्य जंतु वायरस में यह DNA के रूप में रहता है। अधिकांश विषाणु का आकार गोलाकार होता है तथा कुछ विषाणु दंडाकार छड़ के समान होता है। विषाणु की प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिक का एक मत नहीं है। कुछ जीव वैज्ञानिक इसे सजीव मानते हैं तथा कुछ निर्जीव। अब आगे देखते हैं। विषाणु को निम्न आधार पर निर्जीव माना जाता है। तो किस आधार पर निर्जीव माना जाता है, इसको ध्यान देखेंगे। वायरस केवल जीवित परपोषी में वृद्धि कर सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वायरस में श्वसन नहीं होता है। जीवित कोशिका के बाहर वायरस में उपापचय मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं नहीं होती है। इन कारणों से विषाणु को निर्जीव माना जाता है। इन्हीं सब आधार के कारण विषाणु को निर्जीव माना जाता है। अब देखते हैं विषाणु को सजीव किन कारणों से माना जाता है। विषाणु को निम्न आधार पर सजीव माना जाता है। विभिन्न वायरस का आकार और संरचना भिन्न होती है। वायरस जनन करता है। अगला है वायरस संवेदनशील होता है तथा वातावरण के प्रति उनमें अनुकूलन पाई जाती है। वायरस किसी भी वातावरण में, कितने भी टेम्परेचर में और किसी भी परिस्थिति में रह सकता है, इसीलिए उसमें वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है। पादप वायरस पौधों की कोशिका में रहते हैं और उनमें कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। वायरस द्वारा पौधों में होने वाले प्रमुख रोग: तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्चा में होने वाले मोजाइक रोग, आलू का लीफ रोल, भिंडी का पीत सिरा मोजाइक,
टमाटर का लीफ कर्ल। आगे है जंतु वायरस। पादप वायरस से अलग होता है, जंतु वायरस पादप वायरस से अलग होता है क्योंकि इसमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। वायरस मनुष्य में भी घातक रोग फैलाते हैं। वायरस के कारण मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोग को देख लेते हैं। वायरस से होने वाले मनुष्यों में पहला है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। यह रोग मिक्सो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू मिक्सो वायरस के कारण होता है जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। रोग के विषाणु वायु द्वारा रोगी के छींक के साथ फैलता है। विषाणु संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में तेजी से वृद्धि करता है एवं 1 से 4 दिन बाद संक्रमित व्यक्ति को बुखार, पूरे शरीर में कमजोरी, नाक से पानी निकलना जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण हेतु कई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है। फिर भी एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में आराम से कुछ राहत मिलती है। एस्पिरिन के प्रचुर मात्रा से आराम मिलती है। अब आगे है पोलियो वायरस को देखेंगे। पोलियो या पोलियोलिटिस रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से पहले आहारनाल में प्रवेश करता है। आहारनाल से होते हुए यह वायरस रक्त कोशिकाओं में पहुंचता है। अंत में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है। आगे देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर यह वायरस तंत्रिका की एक ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करता है को नष्ट कर देता है। फिर से एक बार देखेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर पोलियो के वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर यह वायरस तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करता है को नष्ट कर देता है। इसके कारण पेशियों का तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है, वे कार्य करना बंद कर देते हैं। यह रोग बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, खास करके 6 महीने से लेकर 3 वर्ष के उम्र तक के बच्चे। एक बार पोलियो रोग हो जाने पर फिर प्रभावित अंग का इलाज संभव नहीं है, सिर्फ फिजियोथेरेपी के द्वारा। पोलियो के रोगी को सिर्फ फिजियोथेरेपी के द्वारा ही उसकी तीव्रता में कमी लाई जा सकती है। इस रोग से बचाव हेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है। पोलियो का टीका पूर्ण रूप से बचाव के लिए उपलब्ध है। अब आगे देखेंगे खसरा के बारे में देख लेते हैं। यह माड़बोली विषाणु के कारण होने वाला रोग है। यह खसरा रोग माड़बोली विषाणु के कारण होने वाला रोग है। यह विषाणु वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक, आँख से पानी बहता है। खसरा रोगी से संक्रमित व्यक्ति के नाक, आँख से पानी बहता है, बुखार होते हैं तथा 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इस रोग में रोगी को पर्याप्त आराम तथा उबला हुआ भोजन करना चाहिए। अब आगे देखेंगे चेचक के बारे में। चेचक वेरियोला विषाणु के कारण होता है। चेचक बहुत ही संक्रामक रोग है। चेचक विषाणु वायु के माध्यम से फैलता है। चेचक संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार, सिर में दर्द, उल्टी होता है। चेचक से संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार, सिर में दर्द, उल्टी होता है और उसके 4 दिन के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं। धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। इस रोग का टीका उपलब्ध है। चेचक का टीका उपलब्ध है। आगे देखते हैं छोटी माता या स्मॉल पॉक्स रोग वेरियोला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। यह संक्रामक रोग है परंतु चेचक से कम। इस रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार रहता है तथा जोरों पर दर्द रहता है। इस रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। चेचक का, छोटी माता का, स्मॉल पॉक्स का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम से स्वतः ठीक हो जाता है। छोटी माता रोगी को आराम करने से स्वतः ठीक हो जाता है। अब आगे देखते हैं रेबीज के बारे में देख लेते हैं। यह रेबडो वायरस के कारण होता है। इस वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पाश्चर ने देखा था। तथा इस रोग के टीके का विकास भी उन्होंने ही किया था। रेबडो वायरस कुत्ते, चमगादड़,
या गीदड़, कुत्ता, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीव में पाया जाता है। जब यह जीव मनुष्य को काटता है तब वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। इस रोग के प्रभावित लक्षण है सिर दर्द, हल्का बुखार तथा गर्दन में दर्द। धीरे धीरे रोगी पागल के तरह व्यवहार करने लगता है। रेबीज से संक्रमित व्यक्ति का गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे वे पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखते ही काफ़ी डरने लगता है। इस कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया, रेबीज के रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। मनुष्य अधिकांशतः कुत्ते के काटने के से रेबीज से प्रभावित होता है। मनुष्य अधिकांशतः कुत्ते के काटने से रेबीज से प्रभावित होता है। कुत्ते अगर रेबीज से संक्रमित हो गए तो वे कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है। अब देखते हैं रेबीज से संक्रमित कुत्ता का व्यवहार क्या क्या होगा। संक्रमित कुत्ता अत्यंत क्रोधी एवं उग्र हो जाता है और व्यक्ति को काटने दौड़ता है, या संक्रमित कुत्ता सुस्त या मौन होकर एकांत स्थल पर पड़ा रहता है। कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चित वह कुत्ता रेबीज से प्रभावित था, रेबीज से संक्रमित था। अब अगला पॉइंट देखेंगे। रेबीज वायरस से अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया हो तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है। अतः पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद एंटी रेबीज सुई दिला दिया जाता है। अब आगे है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में देखेंगे। हेपेटाइटिस यकृत में वायरस के संक्रमण से यकृत में वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से भी हेपेटाइटिस रोग होता है। हेपेटाइटिस कई बीमारी के होते हैं। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं। इसमें पहला टाइप है जिसमें टाइप ए आ जाएगा। टाइप ए तथा टाइप बी कॉमन है। टाइप ए तथा टाइप बी कॉमन है। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या पानी द्वारा। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन पानी द्वारा। हेपेटाइटिस ए दूषित पानी भोजन के द्वारा। और वहीं हेपेटाइटिस बी रुधिर, लार आदि के संक्रमण से। हेपेटाइटिस बी रुधिर, लार के संक्रमण से। रुधिर और लार के संक्रमण से हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन पानी से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बार बार पूछा जाता है और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आगे है, इस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण है त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना, जिसे आम भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। इस रोग का टीका उपलब्ध है। आगे देखते हैं बैक्टीरियोफेज। वैसे विषाणु जो जीवाणु का पर आक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज का सर्वप्रथम खोज टर्वाट तथा डी हेरेल ने 1917 में किया था। यह विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होती है। बैक्टीरियोफेज केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है तथा उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवाणु की उपस्थिति होती है। आगे देखते हैं, गंगाजल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं। ये पानी को सराने वाले जीवाणु का भक्षण करते रहता है। यही कारण है कि गंगा जल काफ़ी अधिक दिन होने पर भी खराब नहीं होता है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं। ये पानी को सड़ने से बचाता है। यही कारण है कि गंगा जल जी का पानी अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है। अब आगे देखते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव है। जीवाणु सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव है। यह वायु, जल, भूमि हर जगह मौजूद है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। उन्होंने इसका नाम एनिमेल्कस रखा। जीवाणु का नाम ल्यूवेनहॉक ने एनिमेल्कस रखा था। एहरनबर्ग के द्वारा जीवाणु का नामकरण किया गया। एहरनबर्ग के द्वारा जीवाणु नाम दिया गया। सर्वप्रथम लुई पाश्चर के बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज की न बनकर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु अधिकांशतः परपोषी होता है। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। अगला पॉइंट है, विभिन्न जीवाणु का औसत आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। आगे देखेंगे, जीवाणु के अनेक रूप होते हैं।
जीवाणु के रूप के आधार पर विभिन्न नाम दिया गया है। अब आगे देखते हैं। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। जीवाणु के रूप के आधार पर विभिन्न नाम दिया गया है। पहला है गोल आकार के जीवाणु, यानी कि कोकाई। गोल आकार के जीवाणु कोकाई कहलाते हैं। घन आकार के जीवाणु को सारसीना कहलाता है। घन आकार के जीवाणु सारसीना। छड़ आकार के जीवाणु को बेसिलस कहते हैं। सर्पिल आकार के जीवाणु को एस्पायरिल कहते हैं। कोमा आकार के जीवाणु को वाइब्रियो कहते हैं। जीवाणु में जनन प्रायः विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु में जनन प्रायः विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु से होने वाला आर्थिक लाभ। जीवाणु से होने वाला आर्थिक लाभ को देखते हैं। जीवाणु परिस्थिति तंत्र में अपघटक का कार्य करते हैं। ये मृत जीव शरीर में फंसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों को मिट्टी एवं वातावरण में मुक्त करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे एजोबैक्टर, क्लोरास्ट्रीडियम, राइजोबियम, यानी कि ल्यूमिनेसी कुल का पौधा, ल्यूमिनेसी कुल का पौधा में कुछ जीवाणु जैसे एजोबैक्टर, क्लोरास्ट्रीडियम, राइजोबियम पौधे के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करने नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाते हैं, जो खेती के लिए बहुत लाभप्रद है। अगला पॉइंट है ऐसे जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। आगे है ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ये जीवाणु भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को खाकर हमारी रक्षा करते हैं। आगे है रोमन्थीज जीव। रोमन्थीज जीव यानी कि जुगाली करने वाला जीव। रोमन्थीज जीव के अमाशय में सेलुलोज पचाने वाला बैक्टीरिया होता है। इन प्राणियों द्वारा खाए गए घास के सेलुलोज को केवल उनके अमाशय में मौजूद जीवाणु ही पचा सकते हैं। आगे देखते हैं दूध के दही में परिवर्तित जीवाणु ही करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलता है जिससे दही बनता है। जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंध लाया जाता है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंध लाया जाता है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। बेसिलस मेगाथीरियम माइक्रोकोकस जीवाणु द्वारा क्रमशः चाय तंबाकू के पत्तों में सुगंध पैदा किया जाता है। माइक्रोकोकस जीवाणु द्वारा क्रमशः चाय तंबाकू के पत्तों में सुगंध पैदा किया जाता है। इस जीवाणु का उपयोग नील के निर्माण में, चमड़े के शोध में तथा जूट के रेशे को अलग करने में किया जाता है। आजकल अधिकांश एंटीबायोटिक औषधि जीवाणु से तैयार किया जाता है। जीवाणु के बहुत सी जातियों द्वारा रोग प्रतिरोधक टीका भी तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है जीवाणु के प्रमुख हानिकारक क्रियाएं। आइए क्रियाओं को देख लेते हैं। हानिकारक क्रिया को बहुत से जीवाणु विषैले पदार्थ को स्रावित कर खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनियम आदि। कुछ जीवाणु मिट्टी में अवस्थित नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ देता है विनाइट्रिकाडी जीवाणु कहलाते हैं, जो स्यूडोमोनास थायोबैसिलस कहलाते हैं, जैसे में स्यूडोमोनास थायोबैसिलस। अब अगला पॉइंट है एस्पायरोकिट साइटिफाज जीवाणु कई रूप में जीवाणु रुई के रेशे को नष्ट कर देता है। एस्पायरोकिट साइटिफाइड जीवाणु रुई के रेशे को नष्ट कर देता है। कुछ जीवाणु पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से पेनिसिलेज एंटीबायोटिक का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जीवाणु पौधों में रोग फैलाते हैं। प्रमुख रोग जो जीवाणु द्वारा पौधों में होता है, तो ये देखते हैं। पहला है आलू का बिल्ट रोग या सेथिल रोग, गन्ना में लालधारी रोग, चावल का अंगमारी रोग, नींबू तथा टमाटर का कैंसर रोग, सेब तथा नाशपाती का नीरजा रोग या अग्नि नीरजा रोग, बंद गोभी का काला बिलगन रोग, गेहूं का बिलगन रोग और गेहूं का टुट्टू रोग। अब जीवाणु द्वारा मानव में होने वाला प्रमुख रोग देखते हैं।
तो पहला है क्षय रोग यानी कि टीबी। टीबी के बारे में देखते हैं। यह रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलोसिस स्रावित करता है, जो मनुष्य के फेफड़ा के कोशिका को नष्ट करने लगता है। अगला पॉइंट है, इस रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। करीब 3 महीने से ज़्यादा खांसी के साथ साथ हल्का बुखार इस रोग से के प्रभावित लक्षण है। टीबी का लक्षण में देख लेंगे। इस रोग के जीवाणु प्रायः रोगी के थूक, कफ तथा खांसी से फैलता है। टीबी हमारे शरीर का एक प्रमुख बीमारी है। भारत की 10% जनसंख्या इसकी चपेट में तथा प्रतिवर्ष 5% लोगों की मृत्यु टीबी के कारण होती है। इस रोग का उपचार संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबी अवधि तक अनिवार्य रूप से लेना होता है। बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म के समय BCG बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन BCG का टीका दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे टाइफाइड। इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।